सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स। ठीक है जी, यानी मैटर्स में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मेन हेडिंग क्या थी? मेन हेडिंग थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर्स। ठीक है जी, हिंदी में कहें तो मैटर्स यानी पदार्थ, तो पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र। तो पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद क्या कंडीशन होगी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसके अंतर्गत पहली हेडिंग मैंने लिखवाई थी आपको, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पहली हेडिंग क्या थी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है जी, क्या हेडिंग है पहली? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। ठीक है जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? चुंबकन क्षेत्र, और इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब किसी पदार्थ को, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में चुंबक के गुण आने लगते हैं, अर्थात पदार्थ चुंबकित हो जाता है। ठीक है जी, तो उस बाह्य वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसके कारण पदार्थ चुंबकित हो जाता है, तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ही क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है जी, तो मैंने कहा था व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी सब्सटेंस में, तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड। ठीक है जी, तो देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। ठीक है जी, तो मैंने कहा था देन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, विच मैग्नेटाइज, जो मैग्नेटाइज करता है द सब्सटेंस को बोला लिख देना, इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है जी, तो तब जो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो सब्सटेंस को क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। ठीक है जी, क्लियर है? इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, क्या पढ़ाया था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में कहेंगे चुंबकन की तीव्रता। ठीक है जी, अगली हेडिंग क्या थी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि चुंबकन की तीव्रता। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताई थी कि जब किसी सब्सटेंस को, वही देखो भूमिका में तो वही शब्द लिखने हैं बार बार जो हम लिखते आ रहे हैं, तो फिर वही बातें या इसी के साथ मैंने बताया था आपको कि इसी के साथ लिख देना आप। तो देखो दोबारा मैं बताता हूँ। देखो, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? तो वो जो चुंबकन क्षेत्र है ना, चुंबकन क्षेत्र है तो मैं तो बता चुका हूँ। तब चुंबकन क्षेत्र की वह क्षमता जिसके कारण पदार्थ चुंबकित होता है क्या कहलाती है? चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। ठीक है जी, व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस को किस में रख दिया जाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। सब्सटेंस कैसा हो जाता है? मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो देन द कैपेबिलिटी, है ना, ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस। क्लियर है? जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जिसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, उसकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, किस बात के लिए? मैग्नेटाइज करने की। किसे मैग्नेटाइज करने की? तो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की। उस कैपेबिलिटी को ही, है ना, उस कैपेसिटी को ही आप क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो दोबारा सुनो, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? इसमें मैंने आपको बता दिया था, यूनिट भी बता दी थी। ठीक है जी, और इसकी
डायमेंशन वगैरह भी बता दी दिख रही है ना। तो मैं बता दूं, चलो उस दिन काफ़ी शोर था तो मैं दोबारा से ही बता रहा हूँ। देखो इसे आप एक तो वेक्टर एच से डिनोट करते हैं, या एच से डिनोट करते हैं किसे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप किससे डिनोट करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर एच से डिनोट करते हैं। कर लेंगे आप इसे, चलो ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये दो टॉपिक मैंने करा दिए थे लास्ट क्लास में। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बाद आप हेडिंग डालो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये तो हो गया ना। हाँ, इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगली हेडिंग क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसे कहते हैं, इसे तो चुंबकन की तीव्रता कहेंगे, है ना। इसकी हिंदी देख लियो एक बार, ठीक है, देख लेना, है ना, जो भी है, मुझे याद नहीं आ रही हिंदी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है जी। तो अंतर देखो दोनों में क्या है, ये तो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों में अंतर ये है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की, यानी ये तो चुंबकन क्षेत्र का गुण है, ठीक है, और ये किसका है, ये है पदार्थ का गुण, ठीक है। तो पदार्थ का गुण कैसे है, वही सब बातें देखो आप सुनो समझो एक बार। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, या अब तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हमने नाम दिया है क्या, चुंबकन क्षेत्र। तो जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रख दिया जाता है तो पदार्थ में चुंबक के गुण आ जाते हैं, अर्थात पदार्थ चुंबकित हो जाता है, ठीक है जी। तब पदार्थ चुंबकित हो जाने का मतलब क्या है, पदार्थ चुंबक बन जाता है, और चुंबक बनने का मतलब है प्रत्येक जो चुंबक होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव होती है, क्योंकि हर एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं नहीं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसका मतलब पदार्थ क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। और जब पदार्थ चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा, पदार्थ के जो परमाणु हैं, अणु हैं, वो क्या बन जाएंगे, कण हैं, वो क्या बन जाएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा या नहीं, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा या नहीं, होगा, ठीक है जी। तो पदार्थ क्या बन जाता है, चुंबक, यानी चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है। इस कारण से क्या उत्पन्न हो जाता है उसमें, पदार्थ में, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, क्लियर है। तो देखो आई का फॉर्मूला है, वहां से कह देंगे आई बराबर होता है m/v। m है यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और v क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। इसका मतलब है तब पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ही आप क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार लैंग्वेज में सुन लीजिए, इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन एनी सब्सटेंस इज प्लेस्ड, ठीक है जी, इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, तो देन द सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। आपको पता है सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। दैट इज या दैट मीन्स, क्या इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइज होने का, इसका मतलब है दैट इज द सब्सटेंस, है ना, बिकम्स मैग्नेट, और ब्रैकेट में लिख दो मैग्नेटिक डाइपोल। सब्सटेंस क्या बन जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है ना। सो देयर प्रोड्यूस, THERE, सो देयर प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न हो जाता है, ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड द सब्सटेंस। सब्सटेंस के भीतर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, क्लियर है। तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है सब्सटेंस के भीतर, वो यूनिट वॉल्यूम में जितना प्रोड्यूस होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, तो देन देखो सुनना, देन ये क्या है, देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड, है ना, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, क्लियर है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, कोमल आगे लिख दियो, इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे आप क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। और इसे आप नेक्स्ट लाइन में लिख देना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, ठीक है जी। तो इसे I से डिनोट करते हैं, और इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो फिर आप क्या करेंगे,
मैंने बोला ना इट इज डिनोटेड बाई आई, तो उसके बाद आप बताएंगे एम क्या है, वी क्या है। तो आप लिखेंगे इफ एम बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है जी। तो देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर्मूला लिख के बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। हिंदी में सुनो, यदि पदार्थ के वी आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम हो तो, ठीक है, देख लेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, देख लियो जो भी है हिंदी में। आइए आगे चलते हैं। हाँ, इसकी देखो इसके नीचे और लिख देना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म सदिश रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म बताओ इसकी, ठीक है जी। देखो आई पे वेक्टर आ जाएगा और एम पर वेक्टर आएगा, वी ऐसे रहेगा। वी तो वॉल्यूम है ना, एम क्या है डाइपोल मोमेंट, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ये, है ना, तो इन दोनों पे वेक्टर आएगा। तो इट इज ए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यह एक सदिश राशि है, तो वेक्टर फॉर्म लिख दियो सदिश रूप। और हाँ, यूनिट के बारे में बात कर लो। यूनिट देखो, यूनिट एम की क्या होती है भाई, एक फॉर्मूला है एम बराबर एन आई ए, इसका डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, छोड़ो उसे, तो संख्या है वो। आई क्या है, एम्पियर। ए क्या है, एरिया, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम की एम्पियर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की आप जानते हो मीटर क्यूब होती है, तो क्या आएगी यूनिट निकल के मात्रक एम्पियर पर मीटर, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी यूनिट मात्रक क्या है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी क्या थी, एम्पियर पर मीटर, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट भी आ गई है ना, वेक्टर फॉर्म सब कुछ मैंने बता दिया है, तो ये कंप्लीट हुआ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी क्या थी, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, कराई थी मैंने लास्ट लेक्चर में। तो ठीक है, तीनों हेडिंग आपकी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं आगे, इसे आप लैंग्वेज सुन के नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ नोट्स में भी लिखी हुई मिलेगी, मैंने लैंग्वेज बोल भी दी है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आपने पढ़ा, ठीक है जी। अब चलते हैं देखो आगे, है ना, इन्हें भी मैं रफ कर देता हूँ हेडिंग को। देखो अगली हेडिंग डालो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। क्या हेडिंग है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता, ठीक है जी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी और हिंदी में कहेंगे चुंबकशीलता। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था ना, ये 12th क्लास में भी है, तो आप देख लियो हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैग्नेटिक परमेबिलिटी को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। इसका देखो फॉर्मूला है म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच। क्या होता है, म्यू बराबर बी अपॉन एच, ठीक है जी। तो म्यू से आप डिनोट करते हैं, जानते हैं पहले से ही आप इस बात को। और बी क्या है, बी आप जानते हो, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और एच क्या है, एच मैंने अभी आपको पढ़ाया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो बस इसके आधार पर डेफिनेशन हो जाएगी। तो आप क्या कह देंगे, देखो द रेशो ऑफ, है ना, रेशो है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, बल्कि इसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह सकते हो, ठीक है, या इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं चलो लिख देता हूँ सारे नाम। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कह दो या मैग्नेटिक इंडक्शन कह दो, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं हिंदी में, और इसे चुंबकन क्षेत्र। एच क्या है, एच आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैंने हिंदी बताई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ये चुंबकन की तीव्रता देख लियो और अच्छे से, ठीक है। तो इन दोनों के रेशो को ही क्या कहते हैं आप, ठीक है, इन दोनों के रेशो को ही आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच, ठीक है। तो
द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या दोनों में से जो भी वर्ड आपको ठीक लगे लिख लियो, टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसे आप म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनकी सबकी हिंदी भी बता दी मैंने, तो हिंदी में भी लिख सकते हो। और हाँ, इसकी यूनिट बताओ भाई, यूनिट देखो मात्रक, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को वेक्टर लगाकर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो है ना क्या है, कांस्टेंट है, तो इधर तो वेक्टर लगना नहीं। इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसकी यूनिट क्या थी, बोलो, इसकी यूनिट थी एम्पियर पर मीटर, याद है, एम्पियर पर मीटर, एच की यूनिट लिखवाई थी ना लास्ट लेक्चर में, तो ये आएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और इसका मात्रक आपको याद भी होगा, बायो-सावर्ट लॉ में आपने पढ़ा था, उसके आगे जब म्यू नोट की वैल्यू लिखी थी, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, यूनिट है ना। और देखो, यदि फ्री स्पेस या एयर के लिए करें तो म्यू की जगह क्या हो जाता है, म्यू नोट हो जाता है ना। तो इट्स वैल्यू फॉर फ्री स्पेस और एयर इज डिनोटेड बाई म्यू नोट, और म्यू नोट बराबर लिख दियो, म्यू नोट बराबर क्या होता है आप जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कर लेंगे। तो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई, जिसे आप चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। ये है निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता, और ये है किसी माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, ठीक है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको दे दी है। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, तो ठीक है। अगली हेडिंग हो जाएगी रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव यानी आपेक्षिक कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है जी। रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि आपेक्षिक, ठीक है जी। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक यानी तुलना करते हुए, ठीक है जी। और रिलेटिव कहेंगे इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर से डिनोट करते हैं, म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, इसका सूत्र। तो म्यू तो आप जानते हैं किसी माध्यम की चुंबकशीलता, म्यू नॉट आप जानते हैं निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो आप कह सकते हैं किसी माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है जी। द रेशो ऑफ ये परमेबिलिटी, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, कोमा, इज नोन एज रिलेटिव परमेबिलिटी। फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट लाइन से, इट इज डिनोटेड बाई म्यू आर। इसे आप किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से। और बता देना फिर म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है। तो इफ म्यू बी द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम फॉर एनी मीडियम एंड म्यू नॉट बी द मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस और एयर, तो देन रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर बराबर लिख देना म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। बताओ, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, है ना। तो यूनिट होगी ही नहीं इसकी कुछ, ना डायमेंशन होगी, तो लिख देना इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन, ठीक है जी। इट इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी यह एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। कर लेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी को भी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगली हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी है ना, स्पेलिंग चेक कर लियो एक बार, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है जी।
तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हिंदी में कहेंगे ये संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता। बाकी और देख लियो बुक वगैरह में कहीं, ये 12th में था ये भी, चुंबकीय संवेदनशीलता। ठीक है जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो इसका फॉर्मूला है, इसे आप काई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी को ना पता हो तो ये जो बन रहा है ऐसे है ना, ये काई है, काई, तो काई एम से डिनोट करते हैं। एम का मतलब मैग्नेटिक। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है I/H। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या है? I/H। ठीक है, तो I आप जानते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H आप जानते हैं क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के रेशो को ही आप क्या कहते हैं? ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी, तो आप कह सकते हो द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है जी, टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिर नेक्स्ट लाइन में आप कहना इट इज डिनोटेड बाई काई एम, और हिंदी वाले भी लिख लेंगे अपने तरीके से, मैंने बता रखा है। आई की बस आपको वो देखनी पड़ेगी हिंदी, और एच की हिंदी बता रखी है तो लिख लेंगे आप, है ना। देखो सुनो, मैंने कहा इफ आई बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच बी द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और आप फॉर्मूला लिखेंगे और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। काई एम बराबर क्या होता है? I/H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। अब देखो इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट मात्रक। भाई आई की यूनिट आपको मैंने बताई क्या थी, और एच की क्या थी? आई की और एच की तो सेम थी यूनिट, याद करो, है ना। एम्पियर पर मीटर थी दोनों की। ठीक है, तो कट जाएगी, कुछ नहीं आएगा, है ना। क्लियर है? तो इसके नीचे लिख दियो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो आई और एच की यूनिट मैंने बताई थी, आई की भी निकलवाई थी, एच की इससे पहले वाले लेक्चर में, और आई की इस वाले लेक्चर में ही। तो दोनों की यूनिट सेम है, देखो, और कट जाएंगी ये, तो फिर क्या आएगा? मतलब कुछ नहीं आएगा, यूनिट कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो कर लेंगे। तो ये थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा बस। ठीक है, चुंबकीय संवेदनशीलता। तो ये है ना डेफिनेशन आपकी पूरी हुई, इसे भी आप कर लेंगे अच्छे से। ये डेफिनेशन आपकी पूरी हुई, और अब जो डेरिवेशन हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।